तो वो इंस्ट्रूमेंट जो है, हम लोग कल भी बात कर रहे थे, डेटा कलेक्शन टूल या फिर डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ठीक से मेजरमेंट कर रहा है क्या? हमारा इंस्ट्रूमेंट जो भी मेजरमेंट्स हमको लेने हैं वो मेजरमेंट ठीक से हमको करके दे रहा है क्या? ये चेक करने की जो प्रोसेस है उसी को रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग कहा जाता है। जैसे आपको वेट करना है, तो आप वेट करने के लिए वेइंग मशीन यूज करेंगे। तो वो वेइंग मशीन जो है वो वो फॉल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर वो फॉल्टी होगी तो वो इनएक्यूरेट मेजरमेंट करके देगी। वही चीज यहाँ पे लागू हो जाती है। यहाँ पे वेट मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है, वेइंग मशीन। टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर है। ओके, थर्मामीटर है। आप अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स ही फॉल्टी है तो मेजरमेंट ठीक से नहीं आएंगे। अभी अभी हमारा जो क्वेश्चनियर है वो भी तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट अगर फॉल्टी है तो मेजरमेंट भी फॉल्टी हो जाएंगे। गेटिंग मी? अभी ये इंस्ट्रूमेंट ठीक से बना है क्या, ये फॉल्टी तो नहीं है। ये चेक करने की जो प्रोसेस है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। So this is the background of reliability and validity testing. Reliability and validity testing, it is about quality check. It's about quality check of your questionnaire. It's a quality checking mechanism you can say. अभी जस्ट एक एनालॉजी की अगर बात करते हैं, आपके हाथ में अभी अगर पेन होगा तो वो पेन जिस किसी फैक्ट्री में बनने के तुरंत बाद आपके हाथ में नहीं आया है। वो जब फैक्ट्री में बना तो उसके बाद असेंबली लाइन से एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, वहां पे वो जाता है, उसका वहां पे टेस्टिंग होता है वो पेन का। और ये टेस्टिंग होने के बाद अगर वो परफेक्ट है तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगता है ओके टेस्टेड का, और फिर वो मार्केट में जाता है और मार्केट से फिर आपके हाथ में आया है। यानी वही प्रोसेस आपने घर में बैठ के क्वेश्चनियर बनाया और यहाँ पे है आपकी फील्ड जहाँ पे आप सर्वे करने वाले हैं। आपका क्वेश्चनियर बनने के तुरंत बाद ये फील्ड में एडमिनिस्टर नहीं होना चाहिए। इसके बीच में एक प्रोसेस आती है जिसको हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कहेंगे, और यही होती है आपकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। तो मेरे ख्याल से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ चुका है कि क्वेश्चनियर बनाने के तुरंत बाद अगर कुछ एक स्टेप आती है तो वो होती है आपकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग की प्रोसेस। और यहाँ से आपका क्वेश्चनियर जो है और उसने जो डेटा जनरेट करके दिया है वो फॉल्टी तो नहीं है, वो ऑप्टिमम मेजरमेंट्स हुए हैं क्या वो चेक होता है, और उसके बाद ही फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सो दीज आर द सीक्वेंशियल स्टेप्स दैट वी आर सपोज टू फॉलो। सबसे पहले आपने क्वेश्चनर डिजाइन किया, उसके बाद स्टेप नंबर 1 शुड बी रादर मस्ट बी सेल्फ एडिटिंग, जो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स नहीं करते। सेल्फ एडिटिंग यानी क्या? अभी आपको तो मैंने सिस्टमैटिकली समझा दिया है कि आपको लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्ट्स, ये सब ग्राउंड वर्क, इंफॉर्मेशन नीड चार्ट, ये पूरा होने के बाद आपने क्वेश्चनर बना लिया। और क्वेश्चन 1 से लेके सपोज क्वेश्चन 35 तक आपके पास है। अभी आप आपके आंखों के सामने ये क्वेश्चनियर रखिए और एक एक करके इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 यू सपोज नेम है, नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट। तो आपको एक एक करके अपने आप को ही पूछना है कि क्या नेम पूछना जरूरी है, नहीं रहा तो क्या होगा। इसके बाद एज इफ सपोज, या जेंडर, आपको खुद को ही पूछना है कि एज पूछना जरूरी है क्या, ये नहीं पूछा तो नहीं चलेगा क्या, अगर पूछ ही रहे तो इससे जो डेटा आने वाला है इस डेटा का आप क्या करने वाले हैं, इस डेटा से कौन सा ऑब्जेक्टिव्स, कौन से हाइपोथेसिस सेटिस्फाई होने वाले हैं। अगर इन सब सवालों का जवाब नो नो आ रहा है तो ये क्वेश्चन अननेसेसरीली स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं आपके क्वेश्चनियर की।
तो आपको अपने लेवल पे एक बार चेक करना है कि क्या आपने ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे हैं जिसकी जरूरत नहीं थी और जिससे जो डेटा जनरेट होने वाला है उसका कोई रोल नहीं है आपके पीएचडी में या आपके रिसर्च में। ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने लेवल पे इलिमिनेट कर देंगे और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल्फ एडिटिंग। ठीक है? आपका जो भी बेस्ट नॉलेज है वो यूज करके आप सेल्फ एडिटिंग करते हैं। सेल्फ एडिटिंग के बाद तीसरे नंबर की स्टेप आती है आपकी वैलिडिटी टेस्टिंग। ये है सेल्फ एडिटिंग, ये है एक्सपर्ट एडिटिंग। मैं समझा ही रहा हूं। और ये होता है एक्सपर्ट एडिटिंग। आपने अपना बेस्ट नॉलेज यूज करके तो एडिट कर लिया है, पर आपसे भी सीनियर लोग, आपकी जिंदगी का ये पहला क्वेश्चनर है और एक्सपर्ट यानी कौन, जिसने ऐसे कम से कम 100 क्वेश्चनर्स ऑलरेडी देख लिए हैं। तो उसका अंडरस्टैंडिंग और आपके अंडरस्टैंडिंग में फर्क होगा। आपने अपना बेस नॉलेज यूज करके एडिटिंग कर लिया है, और एक्सपर्ट जो है उसको शायद और ज्यादा डिटेलिंग मालूम है। तो उसके थ्रू जब आप अपने क्वेश्चनियर का एडिटिंग करा लेते हो या टेस्टिंग करा लेते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वैलिडिटी टेस्टिंग। उसके बाद हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, और उसके बाद फिर आता है डेटा पूरा कलेक्ट होने के बाद रिलायबिलिटी टेस्टिंग कम्स इनटू प्ले। आपने 500 सैंपल का सर्वे करना है, तो पूरे 500 सैंपल पे आप ये जो क्वेश्चन एक्सपर्ट ने ओके किया हुआ है वो आप पूरे 500 पे एडमिनिस्टर कर दोगे, और उसके बाद जो डेटा आएगा उस डेटा का हम लोग करते हैं रिलायबिलिटी टेस्टिंग। और यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को मैं क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग मैकेनिज्म कह रहा हूँ। इन शॉर्ट रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग पार्ट। अभी यहाँ से आके लगभग 80 मिनट तक हम लोग जो बात करेंगे उसमें हम लोग ये 5 मुद्दों पे चर्चा करेंगे। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग यानी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, पर थोड़ा और डिटेल में जाके देखते हैं। देन सेक्शन नंबर 2 में देखेंगे हम लोग वेज टू रिड्यूस मेजरमेंट एरर्स। तीसरा वैलिडिटी टेस्टिंग के बारे में। चौथा है सेक्शन हमारा वो है वैलिडिटी टेस्टिंग के 3 टाइप्स होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और सबसे आखिर में बात करेंगे रिलायबिलिटी टेस्टिंग कैसे करते हैं और उसके मेजर्स कौन से हैं। तो ये 5 मुद्दों पे चर्चा शुरू करते हैं। पहले सेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। पहला सेक्शन है हमारा इंट्रोडक्शन टू रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। ये देखिए, ये सिक्वेंशियल स्टेप्स है रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते वक्त, खास करके सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में, जो हम लोग कल से डिस्कस करते ही आ रहे हैं। आपका टॉपिक सिलेक्शन, टाइटल फिक्सेशन, उसके बाद प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन यू कैन से, उसके बाद रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन, उसके बाद क्वेश्चनर डिजाइनिंग, फिर रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग कम्स इनटू प्ले, एंड देन सैम्पलिंग का पार्ट जो हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं पूरे 3 घंटा। उसके बाद आता है डेटा कलेक्शन, फिर एनालिसिस और फिर रिपोर्ट राइटिंग। तो यहाँ से ऊपर का जो पार्ट है इसको कहते हैं डेस्क वर्क, और ये जो पार्ट है डेटा कलेक्शन का इसको हम लोग कहते हैं फील्ड वर्क या फिर लेबोरेटरी वर्क बोलिए आप। और उसके बाद जो हम लोग करते हैं यहाँ से नीचे वो फिर से होता है हमारा डेस्क वर्क। तो आप देखेंगे रिसर्च करते वक्त मैक्सिमम जो है वो डेस्क वर्क होता है। ऐसा बहुत कम बार होता है, कम समय हम लोग एक्चुअली फील्ड वर्क में बिताते हैं। और फिर भी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए टाइम पे नहीं हो पा रहा है, पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम तो डेस्क वर्क ही है। तो रात को 2 बजे भी अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मेजर पार्ट तो डेस्क वर्क का ही है, पार्ट अपार्ट। हम लोग इंट्रोडक्शन टू रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग यानी क्या। ये देखिए, ये है आउटकम, ये है पॉपुलेशन का पैरामीटर जो हम लोगों को शायद नोन है। ओके। और इस तरफ है हमारा मॉडल, मॉडल को कहते हैं हम लोग ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड मीन या फिर सैंपल मीन, और इस तरफ है एरर। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। इफ सपोज मैं आप सबको कह रहा हूँ कि हम सब लोग अभी 1 मिनट के लिए अपना पल्स काउंट लेंगे।
Sir, you are not audible. Hello. यस मैम। हाँ मैम, मैंने अनम्यूट कर लिया है। Okay, okay. Actually, I was sneezing. That is why I muted myself. Okay. Okay, okay. ठीक है, sir. Please continue. Okay, मैम। वेल, हम 50 पार्टिसिपेंट्स हैं और हमने अपना 1 मिनट के लिए पल्स काउंट लिया है। ये हमारे रिस्पोंडेंट नंबर है 1 2 3 4 अप टू 50 और इस तरफ है पल्स काउंट 1 मिनट का। रिस्पोंडेंट नंबर 1 मुझे कुछ बताएगा कि 68 का पल्स काउंट आया। रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने बताया सपोज 83 है। रिस्पोंडेंट 3 का सपोज 71 है। दिस वे मेरे पास 50 लोगों का डेटा है। ओके, अभी इसका मैं मीन निकाल लूंगा जिसको इंडिकेट करते हैं एक्स बार से। ओके, ये हो गया सैंपल मीन। इस तरफ है आउटकम, यानी क्या एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास है पल्स काउंट की। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पल्स काउंट का वैल्यू होता है 72 पर मिनट और मुझे लगता है ये रिवाइज भी होने वाला है, शायद 68 होने वाला है। आई एम नॉट श्योर, बट ऑटो टाइम में इट इज 72 पर मिनट। ये है हमारा आउटकम। अभी अभी जब हमने 50 लोगों का रीडिंग लिया और उसका एवरेज निकाला, ये एक्स बार, ये एक्स बार जो है वो कभी भी इसके साथ जनरली मैच नहीं होता है। ये एक्स बार जो है हमारे 50 लोगों का पल्स काउंट का एवरेज है, ये शायद 72 एग्जैक्ट नहीं आएगा और उसका कारण होता है एरर। ये अगर 72 है तो ये इफ सपोज 77 आया है तो ये एरर जो है ये 5 की हो जाती है। Getting me? अभी ये एरर जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना उतना आपका रिसर्च स्टडी जो है वो उसमें किंतु परंतु लगना शुरू हो जाता है। एरर का इन्फ्लुएंस हम लोगों को कम करना होता है। एरर अगर मैं 2 या 3 की लेके चलता हूँ तो 1 की एरर इफ सपोज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये 1 की एरर यानी एक तो 71 होगा या 73 होगा, यानी क्या वी आर इंचिंग क्लोजर टू द आउटकम, डिजायर्ड आउटकम या फिर नोन आउटकम, पॉपुलेशन का फिगर जिसको कहते हैं। तो ये एरर जो है ये जितना आप मिनिमाइज करोगे उतना आपके रिजल्ट की एक्यूरेसी जो है वो प्रिसाइज कहलाएगी। तो ये एरर रिड्यूस करने के कुछ तरीके हैं, उसमें से ही एक तरीका है कि आप अपना जो डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है उसका रिलायबिलिटी वैलिडिटी अगर कर देते हैं तो आपका एरर का इन्फ्लुएंस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है और रिसर्च की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। यानी तो ऑब्वियसली ये जो है रिलायबिलिटी वैलिडिटी टेस्टिंग, ये एक्चुअली हम लोग हमारे क्वेश्चनर को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो एरर फ्री रहे और रिलायबल रहे, सो दैट उससे जो मेजरमेंट लिया जाएगा वो वो रिलायबल माना जाएगा, उससे जो डेटा जनरेट होगा वो रिलायबल माना जाएगा। तो एरर मिनिमाइज करने के 3 तरीके हैं। पहला है आप पायलट टेस्टिंग करेंगे आपके क्वेश्चनर का। पायलट टेस्टिंग का मतलब क्या है? आपने क्वेश्चनर बनाया, उसके बाद सेल्फ एडिटिंग किया आपने, और उसके बाद सेल्फ एडिटिंग के बाद आप इफ सपोज एक्सपर्ट वैलिडिटी भी कर रहे हैं, पर फॉर द टाइमिंग मैं वो स्टेप स्किप कर रहा हूँ। जनरली अभी जो हो रहा है वो प्रोसेस में बता रहा हूँ। क्वेश्चनर आपने बनाया और आपने इफ सपोज एक छोटे सैंपल साइज पे वो एडमिनिस्टर करके देखा, जिसको मैं कह रहा हूं ट्रायल रन या ड्रेस रिहर्सल। आपने आपके क्वेश्चनर का एक ट्रायल रन लिया सिर्फ 30 रेस्पॉन्डेंट्स पे। इस प्रोसेस को कहते हैं पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग जो है हम लोग इसलिए करते हैं सो दैट आपका क्वेश्चनर ठीक से बना है क्या, एडमिनिस्टर करते वक्त कुछ तकलीफ जा रही है क्या, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस है क्या क्वेश्चनर में कि जिसके जवाब रिस्पोंडेंट नहीं दे रहे या फिर हेजिटेट कर रहे हैं। रेस्पोंडेंट्स की तरफ से कुछ सजेशंस आ रहे हैं क्या कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है डॉल। तो ये जानने के लिए आप अपने क्वेश्चनर का एक ट्रायल रन लेते हैं जिसको कहते हैं पायलट टेस्टिंग। जब आप पायलट टेस्टिंग करते हो तो एक्चुअली आप फिर से इसको एक्यूरेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप क्वेश्चनर की एक्यूरेसी इंप्रूव करने की बात कर रहे हो।
और जब भी क्वेश्चनर के एक्यूरेसी इंप्रूव करने की बात होती है तो वो एक्चुअली वैलिडिटी टेस्टिंग ही होती है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, उसको उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने की बात हो रही है। तो पायलट टेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड्स टू रिड्यूस योर एरर, यू कैन से। दूसरा है, अगर आप फील्ड वर्कर्स या फिर सर्वेयर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग दे दीजिए, सो दैट उनको भी वो फील्ड में जो है रेस्पोंडेंट्स के जो क्वेरीज है दे विल बी एबल टू इफेक्टिवली डील विथ इट, सो दैट वी कैन मिनिमाइज ऑन द एरर। और तीसरा है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, और ये स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो है वही हम लोग बात कर रहे हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। अभी हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम लोग बात क्या कर रहे हैं, 3 Excuse me, ways sir. to reduce. Sir, excuse me, sir. Sir, excuse me. Yes, Shriya ma'am. Yes, sir. I Yes, just ma'am, wanted to please. know about the number of persons which we are involving in the pilot test. So, is it Okay. 50% of the original on whom the questionnaire will be tested? For the 50% will be a too large size, ma'am. Okay. Generally, the convention is of 30. Okay. Okay. Sample size for pilot testing should be 30. Okay. Thank you, sir. और एक बात बता देता हूँ कि आपने 30 पे जो पायलट टेस्टिंग किया है, इसमें जो फील्ड इन फॉर्म्स आपके पास आ रहे हैं, इट विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ योर फुल फ्लेजेड सर्वे। अगर आपका ओरिजिनल सर्वे 1000 का है, आपने पायलट टेस्टिंग 30 पे किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बचे हुए 970 का आपको करना है, आपको फ्रेशली 1000 का ही करना है। बिकॉज ये ट्रायल रन के लिए किया था, और ये होने के बाद आपका क्वेश्चनर फिर से मॉडिफाई होता है, रिस्ट्रक्चरिंग होता है क्वेश्चनर का, इसलिए ये फील्ड इन फॉर्म्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हमारे मेन सर्वे में। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, दैट इज वैलिडिटी टेस्टिंग। समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सिंपल भाषा में। वैलिडिटी टेस्टिंग यानी क्या, उसका एक इलिस्ट्रेशन दे रहा हूँ, अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और आपके साथ शायद रियल लाइफ में ऐसा कभी एक बार तो हुआ होगा कि आप सब्जी मंडी गए हैं और कुछ वेजिटेबल्स आप परचेस करने की कोशिश कर रहे हो, रोड साइड वेंडर से जब आप लेते हो तो शायद कभी ऐसा हुआ होगा कि उसके पास वेइंग के जो ये है इंस्ट्रूमेंट्स ये नहीं है, और उसकी जगह वो पत्थर यूज कर रहा है, आपका वेजिटेबल वेंडर। यानी में तो जब आपको इसके अलावा ये दिखता है तो आपके मन में आता ही है कि यार आप उसको पूछ ही लेते हो ना, यार भैया ये सही में 1 पाव का है क्या? होगा वो 1 पाव का, पर इसके ऊपर किंतु परंतु लगना स्वाभाविक है। उसका कारण क्या है? बिकॉज दिस पत्थर, इवन इफ इट इज वेइंग 250 ग्राम, it is not a valid measure. What does valid measure mean? वैलिड मेजर का मतलब है कि ये पत्थर जो दुनिया में आया है, ये पत्थर मेजरमेंट पर्पस के लिए दुनिया में नहीं आया है, इसका पर्पस जो है कुछ और है। इनमें इट इज नॉट मेड टू मेजर द ऑब्जेक्ट्स, इनमें इट्स पर्पस इज समथिंग डिफरेंट, एंड वेइंग पर्पस के लिए ये चीज बनी हुई है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए वैलिड मेजर। में ठीक है, कुछ 3 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। वेइंग मशीन इज ए वैलिड मेजर टू वे वेट। आपको वजन करने के लिए वेइंग मशीन बिल्कुल वैलिड मेजर है। उस तरीके से अगर आपको हाइट लेनी है तो फिर मीटर स्केल इज वैलिड मेजर, पर थर्मामीटर इज नॉट ए वैलिड मेजर टू मेजर वेट। वेट गिनने के लिए यू कांट यूज थर्मामीटर, बिकॉज थर्मामीटर इज नॉट मेंट फॉर दैट, एंड दैट इज व्हाई दैट पत्थर हो या फिर ये। वैलिडिटी का मतलब क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट वही मेजर करके दे रहा है क्या जो आपको मेजर करना था। इट इज सो सिंपल। इज रियली वेदर योर दिस वन वैलिडिटी एड्रेसेस द इशू ऑफ वेदर एन इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट सेट्स आउट टू मेजर। आपको जो मेजर करना था, मेजर क्या करना था, वो ऑलरेडी ग्राउंड वर्क हम लोग कर चुके हैं। आपने कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स की पूरी लिस्ट बना ली है। नाउ यू आर प्रीटी श्योर कि व्हाट इज टू बी मेजर्ड। These are several issues that you wish to measure, and for after taking into, if you have not considered this and you have developed a particular questionnaire which is not measuring a few issues out of it,
then your questionnaire will not be considered as a valid measure. Validity addresses the issue of whether your questionnaire is measuring what you have to measure or you are supposed to measure. और क्वेश्चनर बनाने से पहले अभी आपको फिर से शायद आप कन्विंस हो गए होंगे कि ये बनाना ग्राउंड वर्क कितना जरूरी है। कंस्ट्रक्ट वेरिएबल की लिस्ट जब तक आपके पास रेडी नहीं है, आपका क्वेश्चन वैलिड हो ही नहीं सकता है। आपको जो मन में सवाल आ रहे हैं वो आप पूछ रहे हो, या फिर दूसरे किसी के कॉपी पेस्ट आप कर रहे हो, आपके कलीग्स हो या फिर आपके ही कॉलेज के कोई ऐसे प्राध्यापक जिन्होंने हाल ही में सर्वे किया था, उनसे रेफर करके आप कुछ क्वेश्चंस कॉपी कर रहे हो या फिर उसको इमिटेट कर रहे हो। Such kind of questions will be of no use because you have to first identify what you wish to measure, and accordingly you need to incorporate all these issues into your questionnaire. Then and only then your questionnaire will be considered as a valid measure. So validity addresses the issue of what means you whether your question is measuring what it has to measure. If you are ensuring this particular thing, then your questionnaire will be considered as a valid questionnaire. 5 issues आते हैं इसमें, वो एक बार देख लेते हैं। वैलिडिटी जो है ना वो एक्सप्रेस होती है क्वालिटेटिवली कि आपका क्वेश्चनर अच्छा बना है कि बुरा बना है। अच्छा है तो कितनी हद तक अच्छा है, बुरा है तो कितनी हद तक बुरा है। ये कमेंट वैलिडिटी टेस्टिंग के बाद आते हैं, और वो किस तरीके से आते हैं मैं थोड़ी देर बाद समझा रहा हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। वैलिडिटी बात करती है एक्यूरेसी की, ये आपका क्वेश्चनर कितना एक्यूरेट बना हुआ है, ये फर्स्ट इश्यू है। 5 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, यू आर सपोज टू आस्क योरसेल्फ व्हाइल एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी। द फर्स्ट वन इज you need to ensure whether your questionnaire is measuring what it intended to measure. आपको जो मेजर करना था वो मेजर कर रहा है क्या, जिसमें सेल्फ एडिटिंग की हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने शुरू किया था, आखिरी क्वेश्चन तक हमने अपने आप को ही पूछा था कि क्या ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। अगर जरूरी है तो इससे जो डेटा आने वाला है उसका आप क्या करने वाले हैं, और सही में वो आपको करना है क्या। अगर नहीं है तो आपने वो क्वेश्चन इलिमिनेट कर दिए है, यानी आप एक्यूरेसी डेवलप करने की बात कर रहे हो। So this is the first thing that you need to ensure whether your questionnaire is measuring what you are supposed to measure. The second thing that you need to ensure कि आपके जो टारगेट रेस्पोंडेंट है उनके लिए आपका क्वेश्चनियर रिलेटेड है क्या, अप्रोप्रिएट है क्या, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, इन टर्म्स ऑफ द टर्म्स यूज। अगर आप इंटीरियर एरियाज में फार्मर्स का हो या फिर डेली वेजर्स का हो ऐसा कुछ सर्वे कर रहे हो, एंड इफ यू आर preparing your questionnaire in English, then obviously it will not be a appropriate questionnaire, and that particular questionnaire will not be considered as a valid one because your respondents will not be able to comprehend the things, and obviously they will not be able to respond to your questions. Then another thing that you need to ensure the terminologies that you have been coining in your questionnaire. You suppose the technical terminologies we as the academician are pretty familiar with, but which is not essentially necessary that कि आपके रेस्पोंडेंट को भी वो टर्मिनोलॉजी मालूम है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ये टर्म हमारे लिए शायद रोज की बात हो गई, पर पॉसिबली आपके रेस्पोंडेंट के लिए वो नहीं सही टर्म है। सो ट्राई टू स्पीक your respondent's language in your questionnaire and not the bookish or technical language. And if you are using some technical which the respondents are not quite familiar with, then obviously your questionnaire will not be considered as a valid questionnaire. The third issue that you need to address, he is comprehensive to address the objectives and purposes of the study. कि आपने वेरिएबल की लिस्ट बनाई है, and if suppose you identify 23 variables, then you need to ask whether all 23 variables are incorporated in the question. And if it is not so, then your question will not be considered as valid one. 23 में से if suppose your question is incorporating that 11, then obviously your question will be considered. मेरे पास जो कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, this is the peculiar mistake because groundwork was not ready. जनरली ऐसा देखा गया है कि ग्राउंड वर्क तैयार नहीं होता है, और उसकी वजह से क्वेश्चन वो जब रिसर्च स्कॉलर बना के लेके आता है तो दिस इज द पिक्यूलियर मिस्टेक दैट आई आइडेंटिफाई। बेटा आपको तो ये 23 मेजर करने थे,
and whatever you have come up with उसमें तो ये एड्रेस नहीं हो रहे हैं, and such kind of questions will not be considered as valid questions or valid question है. Then the next thing कि आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं क्या वो आपने एप्रोप्रिएट स्केल्स यूज करके पूछे हैं. इफ सपोज आपको इनकम, एवरेज इनकम मेजर करना है, आपने वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है कि यू आर सपोज टू मेजर एवरेज इनकम ऑफ रेस्पोंडेंट्स, एंड नाउ आपको पता है कि वैलिडिटी कुछ नाम की चीज है कि जिसमें आपको इनकम इनकॉर्पोरेट करना कंपलसरी हो जाएगा, कि आपने ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है कि एवरेज इनकम कंप्यूट करनी है. तो ऑब्वियसली आपका एक क्वेश्चन इनकम पे जाएगा, एंड इफ सपोज आपने क्वेश्चन बना लिया व्हाट इज योर मंथली इनकम, व्हाट इज योर मंथली इनकम, और ट्रेडिशनली आपने यहाँ पे चॉइसेस दे दिए. ऑप्शन ए बिलो 10,000, ऑप्शन बी 10 to 20K, 10 से 20,000, देन ऑप्शन सी 20 से 30, ऑप्शन डी above 30,000. If suppose अब इसमें क्या हो रहा है, वेरिएबल तो क्वेश्चन में आ गया है, इनकम दिख रहा है, क्वेश्चन भी ड्राफ्ट हो गया है. द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज द स्केल दैट यू आर यूजिंग. अभी आप जब 500 रिस्पोंडेंट से इस तरीके से डेटा लोगे तो आपका एनालिसिस क्या होगा कि बिलो 10K वाले 500 में कितने लोग हैं. तो यहाँ पे सपोज 210 लोग 500 में से हैं, 10 से 20 में के में कितने लोग हैं. इफ सपोज 37. इस तरीके से आपको ब्रेकअप मिलेगा कि 10,000 से नीचे वाले कितने, 10 से 20 वाले कितने, ये 500 में. पर निकालना क्या है, निकालना है एवरेज. ये हो गया आपका एमसीक्यू, और एमसीक्यू से एवरेज नहीं निकलेगा, काउंट निकलेगा. यानी क्या, इसको हम लोग कहते हैं मेजरमेंट एरर. आपने मेजरमेंट एरर की है क्योंकि आपने कुछ गलत स्केल पूछ ली. वेरिएबल तो है और स्केल टाइप इज नॉट अप्रोप्रिएट. यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है तो आपका क्वेश्चन सीधा सीधा होना चाहिए, व्हाट इज योर मंथली इनकम, और आप उसको ओपन एंडेड टेक्स्ट, ओपन एंडेड न्यूमेरिक में बिठा लीजिए. ओपन एंडेड न्यूमेरिक, व्हाट इज योर मंथली इनकम, ओके, एंड डैश. उसको लिखने दीजिए, जो भी है वो यहाँ पे लिखेगा. अगर 500 लोग इस तरीके से आपको डेटा प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ आपका मीन जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा. तो अगेन you are supposed to ensure कि whether you have used appropriate scale for developing the draft of your question. Then eventual one कि आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसा लग रहा है क्या, उसको प्रोफेशनली सेटअप है क्या वो. So these 5 issues you are supposed to address. So this is layman's definition. वैलिडिटी टेस्टिंग यानी क्या, आपका क्वेश्चनियर वो डेटा जनरेट करके दे रहा है क्या जो आपको चाहिए रिसर्च स्टडी के लिए, और आपने जो वेरिएबल्स ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस में मेंशन किए हुए हैं वो पूरे के पूरे वेरिएबल्स आपका क्वेश्चनर एड्रेस कर रहा है क्या. ये दो चीजें जब हम इंश्योर करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग वैलिडिटी टेस्टिंग कहते हैं. हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ये है टाइप्स ऑफ वैलिडिटी टेस्टिंग. वैलिडिटी टेस्टिंग के प्रकार क्या है. ब्रॉडली दो हिस्सों में वैलिडिटी टेस्टिंग करते हैं. एक होता है पहला मेथड जिसको एक्सपर्ट पैनल मेथड कहते हैं, और दूसरा होता है फील्ड टेस्ट. ये दोनों मेथड्स मैं एक एक करके समझा देता हूं. पहले हम लोग बात करेंगे एक्सपर्ट पैनल वैलिडिटी. इसमें फिर से 3 मेथड्स है, एक एक करके समझा देता हूं.
तीन मेथड में एक्सपर्ट पैनल में ऑब्वियसली हम एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ठीक से बना है क्या वो जानने के लिए। इसमें तीन मेथड्स हैं, हम लोग अभी मेथड नंबर 1 पे हैं, जिसको कहा जाता है एसीपी मेथड, एवरेज कॉन्ग्रुएंसी परसेंटेज मेथड। इसमें हम लोग हमारा क्वेश्चनर डेवलप कर लेते हैं। ओके, ये क्वेश्चनर डेवलप करने के बाद इसको अटैचमेंट के फॉर्म में इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं हम लोग, और इसको ये प्रिंट आउट के साथ आप आपका एक तो सिनॉप्सिस जोड़ देते हो, या फिर एक ब्रीफ सिनॉप्सिस जिसको हम लोग कहते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका टाइटल, आपका रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेशन, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके हाइपोथेसिस, आपके लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स और आपके आरक्यूज रिसर्च क्वेश्चंस अगर बनाए होंगे तो ये सबका एक डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 जो क्वेश्चन आपने बनाया हुआ है, और दूसरे डॉक्यूमेंट में कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन, पूरा सिनॉप्सिस भी आप दे सकते हो पर इतनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। ये डॉक्यूमेंट के आप सेट बना लेते हो एंड देन सब्सिक्वेंटली टू आइडेंटिफाई सम एक्सपर्ट्स। हम लोग एक्सपर्ट पैनल वैलिडिटी की बात कर रहे हैं, तो यू टिपिकली आइडेंटिफाई एक्सपर्ट्स, और ये एक्सपर्ट कम से कम 3 होने चाहिए, 10 तक आप जा सकते हो। जैसे जहाँ पे बहुत जो यूनिवर्सिटीज में बहुत तगड़ा रिसर्च कल्चर दिखता है, कुछ पूरी हाई-फाई यूनिवर्सिटी जिसको हम लोग कहते हैं, दे टिपिकली गो विथ 10 एक्सपर्ट्स, और रिकमेंडेशन भी है 10 का। तो जैसे आप 3 से 10 एक्सपर्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, और आपने ये जो बंच बनाया हुआ है ये इनके पास आप ड्रॉप कर देंगे। रीडिंग में आप इनको ड्रॉप कर देंगे, एक्सपर्ट 1, एक्सपर्ट 2, एक्सपर्ट 3, एक्सपर्ट 4, एक्सपर्ट 5। सपोज 5 का मैं लेके चल रहा हूँ। ओके, अभी ये एक्सपर्ट कौन होने चाहिए, तो ऑब्वियसली ये एक्सपर्ट्स है, तो ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो सकते हैं, या फिर ये स्टैटिस्टिशियंस हो सकते हैं, या फिर आपकी फील्ड के सीनियर लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने रिसर्च पेपर्स अच्छी क्वालिटी के जर्नल में पब्लिश किए हैं। और ऐसा कहते हैं, मैंने हाल ही में एक वर्कशॉप अटेंड किया था, उसमें जो रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने इसको लेके बताया था कि एक्सपर्ट ऐसा आपको ढूंढना है जिसने कम से कम 10 रिसर्च पेपर एबीडीसी लिस्ट में पब्लिश किए हैं। एबीडीसी लिस्ट में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने जस्ट हाल ही में एक वर्कशॉप किया था, मुझे ये जानकारी मिली तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और उन्होंने 10 का रिकमेंडेशन नहीं दिया था कि एटलीस्ट 10 एक्सपर्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और उन्होंने हर एक एक्सपर्ट के कम से कम 10 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो जाने चाहिए एबीडीसी जर्नल में, और उनको आइडेंटिफाई करके आप ये जो डॉक्यूमेंट है उनको ड्रॉप कर दो, और उनसे सिंपली आपको एक ओपिनियन। अक्षय सर कुछ कहना चाहते हैं? Your voice is not clear, sir. ओके, लेट मी चेक। खूप अटकतोय, 10 मिनिटं झाले. अच्छा, लेट मी चेक अबाउट द नेटवर्क तर ऍक्च्युली कनेक्टिविटी। बॅकग्राऊंड नॉइज येतोय, त्यामुळे आवाज क्लिअर. अच्छा अच्छा, इथे थोडंसं कन्स्ट्रक्शनचं काम चालू आहे, कदाचित त्याचा आवाज असावा. ठीक आहे सर, काही हरकत नाही. ठीक आहे. अच्छा, मी प्रोसीड करतो. हो तर स्क्रीन शेअर करा. हो, दिसतंय मॅडम स्क्रीन? हो सर, आता विजिबल. सो हम लोग एक्सपर्ट पैनल वैलिडिटी में एवरेज कॉन्ग्रुएंसी परसेंटेज की बात कर रहे थे। तो आपने 5 एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, और आपने ये जो बंच है उनको ड्रॉप कर दिया, और उनसे आपको ओपिनियन सीक करना है कि उनको आपका क्वेश्चनियर कितनी % तक सही लगा।
सिंपल सा एक फिगर चाहिए हमको उनकी तरफ से कि कितने परसेंट, कितनी हद तक, कितनी डिग्री तक उनको लगता है कि हमारा क्वेश्चनर सही है। तो ये परसेंटेजेस का एक चार्ट बना देंगे और ये परसेंटेज जो आ रहे हैं इसका आप यहाँ पे एवरेज निकाल लेंगे। ये एवरेज आप चेक करेंगे कितना आ रहा है, एंड दिस एवरेज शुड बी ग्रेटर देन 90%। अगर ये ग्रेटर देन 90% आ रहा है तो आपका क्वेश्चन वैलिडेट हो चुका है बाय द मेथड ऑफ एसीपी। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड्स यू कैन से, एसीपी मेथड। देन वी आर ऑन टू द सेकंड मेथड जिसको कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स, सीवीआई मेथड इसको कहते हैं। एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझा देता हूँ कि कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स कैसे काम करता है, और मैंने ये रियल लाइफ में किसी को करते हुए नहीं देखा है। शायद कारण एक ये हो सकता है कि जानकारी नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगा रिसर्च स्कॉलर में इसका, तो इसलिए शायद मैंने रियल लाइफ में इसको कभी देखा नहीं है किसी को करते हुए। तो मैं कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें फिर से दो प्रकार है, एक है आईसीवीआई और दूसरा है एससीवीआई। ये दोनों एक एक करके मैं समझा देता हूँ। पहले हम लोग कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स फॉर इंडिविजुअल आइटम्स। अभी आइटम का मतलब आपको मालूम है, आइटम यानी इंडिकेटर्स या फिर स्टेटमेंट्स, और वो भी एक एक स्टेटमेंट का हम लोग अब हमारे जो एक्सपर्ट्स है उनसे ओपिनियन सीख कर रहे हैं। तो ये वैलिडिटी कैसे टेस्टिंग करते हैं इंडिविजुअल आइटम की, उसका एक इलस्ट्रेशन मैं दे रहा हूँ। ये देखिए कंज्यूमर एटीट्यूड की स्केल हमने बनाई हुई है और इसमें हमने 7 आइटम्स देख रहे हो, ये 7 आइटम्स हमने यहाँ पे लिए हैं। और आईसीवीआई में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हर एक आइटम एप्रोप्रिएट है क्या, उसकी रेटिंग हम लोग ले रहे हैं 1 to 4 की स्केल में एक्सपर्ट से। 1 to 4 की स्केल में एक्सपर्ट से हम रेटिंग ले रहे हैं कि सर ये आइटम आपको कैसा लगा। 1 to 4 आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो। 1 स्टैंड्स फॉर नॉन रिलीवेंट आइटम, यानी कंज्यूमर एटीट्यूड मेजर करने के लिए आइटम नंबर 1 को हम लोग पूछते हैं कि सर ये 4 में से आपका क्या ओपिनियन है। पहला आइटम कंज्यूमर एटीट्यूड को मेजर कर रहा है क्या, वो रिलीवेंट है क्या। अगर वो 1 देता है तो उसका मतलब है कि इट इज नॉट रिलेवेंट विद द कंस्ट्रक्ट, चोजन कंस्ट्रक्ट। दूसरा है समवॉट रिलीवेंट, तीसरा है रिलीवेंट और चौथा है वेरी रिलीवेंट। तो आपको ये चेक करना है कि आपको इंडिविजुअल आइटम में कम से कम 3 एक्सपर्ट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपर्ट फिर से वही क्राइटेरिया 3 से 10 में, और आपको ये चेक करना है कि आपके एक्सपर्ट्स ने कितनी बार आपको 3 या 4 का रेटिंग दिया है। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे एक पर्टिकुलर आइटम नंबर 1 हम लोग देख रहे थे कंज्यूमर स्केल का, ये वाला आइटम नंबर 1 की बात हो रही है। ये आइटम रिलीवेंट है क्या, ये चेक कर रहे हैं। और 1 to 4 की रेटिंग पे हमने 3 एक्सपर्ट से या 5 एक्सपर्ट से हमने ओपिनियन ले लिया है। अभी 5 में से 4 बार, हाँ आपकी स्क्रीन जो है वो हैंग हो हाँ गई है। हाँ, मुझे मतलब वो मेथड 2 वाली स्लाइड ही दिख रही है। अच्छा, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। ओके, इज इट विजिबल? दिख रही है क्या अभी? और वो सेम मेथड 2 वाला है। Yes, sir. We मेथड cannot 2 see. वाली स्लाइड है। हाँ यस सर, अब दिख अब दिख रही है। ठीक, मैं कंटिन्यू करता हूँ। आईसीवीआई मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपका मिस हुआ होगा तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये स्लाइड आपको शायद अभी तक दिख रही थी। मेथड 2 में हम लोग बात कर रहे हैं कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स, CVI। इसमें 2 मेथड्स हैं, एक है इंडिविजुअल आइटम का और दूसरा है पूरे स्केल का। हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो है ICVI। इसमें मेथड में ये क्योंकि एक्सपर्ट पैनल मेथड है तो इसमें फिर से आपको एक्सपर्ट आइडेंटिफाई करने हैं। कितने? तो 3 से 10 से के बीच में आपको, सपोज 5 एक्सपर्ट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए।
उसके बाद आप इनसे रेटिंग ले रहे हैं। रेटिंग किसका? तो हर इंडिविजुअल आइटम का। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरा कंस्ट्रक्ट है। ये मेजर करने के लिए मैंने 7 आइटम्स बनाए 1 to 7। ये 7 आइटम यही चीज मेजर कर रहे हैं क्या, उसको लेके मैं 5 एक्सपर्ट से ओपिनियन ले रहा हूं। कड़ी में किस आप 5 एक्सपर्ट से पूछ रहे कि ये 7 आइटम्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, ये 7 आइटम्स ये चीज मेजर कर रहे हैं क्या। और हमने बोला है कि हर एक आइटम का आप रेटिंग करिए 1 to 4 के बीच में। हर एक्सपर्ट को कहा है कि हर स्टेटमेंट को आप 1 to 4 के बीच में रेट करिए। और 1 to 4 का मतलब है ये 4 इंडिकेटर्स। 1 यानी वो आइटम रिलीवेंट नहीं है। अगर एक्सपर्ट ने 2 का रेटिंग दिया है तो वो आइटम समवॉट उनको रिलीवेंट लग रहा है। 3 का रेटिंग अगर दिया है तो उनको वो आइटम रिलीवेंट लग रहा है। और अगर उन्होंने 4 का रेटिंग दिया है तो वो वेरी रिलीवेंट है। तो आपको चेक करना है कि 5 एक्सपर्ट्स में से कितने एक्सपर्ट ने एक पर्टिकुलर आइटम को 3 या 4 का रेटिंग दिया है। एज यू कैन सी यहाँ पे 5 एक्सपर्ट्स में से 4 एक्सपर्ट ने अगर 3 या 4 का स्कोर दिया है तो आपका ICVI का इंडेक्स आ जाता है 0.8। अगर ये 0.7 से ऊपर है तो आपका वो आइटम आप स्केल में रख सकते हैं। में अगर ये ICVI 0.7 से नीचे जा रहा है तो आपको वो आइटम आपकी स्केल में से डिलीट कर देना होगा। इफ सपोज यहाँ पे 7 आइटम्स है और 7 आइटम में से इफ सपोज ये आइटम का ICVI 0.78 आया है, इस आइटम का 0.53 आया है, इस आइटम का ICVI इफ सपोज 0.95 आया है। इस तरीके से आपके पास सबके सब ICVI आ जाएंगे। आपको चेक करना है एक थ्रेशोल्ड, वो है 0.7 का। जहां जहां भी आपको आइटम का, हर एक इंडिविजुअल आइटम का ICVI 0.7 से नीचे दिखेगा, आपको ये आइटम आपकी स्केल में से डिलीट कर देना है। You are not supposed to incorporate this particular item in your scale. You will proceed with only these items which have been, which you have professionally examined through your experts. And now you are including these particular items which are above 0.7 threshold, and you are incorporating these particular items in your questionnaire. So this is about ICVI. In the similar way, you have got entire scale that is called as SCVI. S stands for entire scale. अभी एक एक आइटम का ना निकालते हुए हम पूरे के पूरे स्केल का SCVI निकाल रहे हैं। As you can see this screen, ये आपके 10 आइटम्स है और आपने 6 एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया है। आप फिर से उनसे रेटिंग्स ले रहे हैं कि उनको ये अप्रोप्रिएट लग रहा है क्या। तो ये जो आइटम है, आइटम नंबर 1, ये 6 एक्सपर्ट्स में से 5 एक्सपर्ट ने ओके कर दिया। क्रॉस है ना, इन्होंने ओके कर दिया है कि इनको लग रहा है कि ये आइटम ओके है। सिर्फ एक्सपर्ट नंबर 1 बोल रहा है कि दिस आइटम इज नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। अभी इसका जो आइटम CVI आएगा वो आएगा कि 6 में से 5 लोगों ने इसको ओके किया है। 6 में से 5 लोगों ने, इसको आप डिवाइड करके ये फिगर निकालते हो, ये हो गया आपका 0.83, ये आ गया 0.83। द सिमिलर वे आपने आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 इन सब के आइटम CVI निकाल लिए, ये यहाँ पे है। एज यू कैन सी ये कुछ ऐसे आइटम्स है, ये आइटम ऐसे है कि इन्होंने ये आइटम्स को सभी एक्सपर्ट ने ओके कर दिया। 6 में से 6 लोगों ने इसको ओके कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपके आइटम CVI आ गए। अभी आप इसका एवरेज ले लीजिए, वो चेक कर लीजिए कितना है। ये आ रहा है 0.9। ये अगर 0.7 से ऊपर है तो आपका पूरा का पूरा स्केल जो है वो ओके है। ओके, सो दिस इज अबाउट SCVI। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा है, ये थ्योरी में मुझे दिखा, इंटरनेट से ही मैंने ये लिया हुआ है, पर रियल लाइफ में न देखने का कारण शायद अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। में बात करते हैं फील्ड वैलिडिटी की। अभी हमने बात की थी
आपके एक्सपर्ट पैनल वैलिडिटी की दूसरी जो मेथड है वो है फील्ड मेथड, फील्ड वैलिडिटी मेथड। इसमें फिर से 3 मेथड्स हैं, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये 3 आपको इंटरनेट पे भी दिखेगा जब आप ब्राउज करोगे या किताबों में, ये तीनों मेथड्स दिखती है। पर आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये हम लोग नहीं करते, इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स नहीं करते हैं। पर जो स्केल्स हमने स्टैंडर्डाइज स्केल्स देखी थी ना अभी थोड़ी देर पहले इंटरनेट पे, वो एनपीसी की साइट पे, वो जो स्केल्स है वहां की जो एजेंसीज या एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये सब करते हैं, पर हम जैसे इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर ये यूज नहीं करते हैं। तो चर्चा जो है ये हम ये 2 की ही करेंगे, कंटेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। मैं ये दोनों समझा देता हूँ क्या है। ये एक ही फिगर में तीनों चीजें आ गई हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया और कंस्ट्रक्ट। ये हम लोग नहीं करते हैं। इसकी बात हो रही है 2 की, एक है कंटेंट वैलिडिटी जो हम लोगों ने एसीपी और सीवीआई मेथड देखा। ये एक्चुअली हम लोग कंटेंट वैलिडिटी की ही बात कर रहे थे। ओके, वो आईसीवीआई हो या फिर एससीवीआई हो, ये कंटेंट वैलिडिटी की बात है। आप जब एक्सपर्ट के थ्रू वैलिडिटी टेस्टिंग करते हो तो उसको कंटेंट वैलिडिटी ही कहा जाता है। कंटेंट वैलिडिटी का एक फ्लेवर है जिसको कहा जाता है फेस वैलिडिटी। आपने भी देखा होगा कि पीएचडी रिसर्च स्कॉलर क्वेश्चनर बनाने के बाद, सेल्फ एडिटिंग के बाद सुपरवाइजर के पास लेके जाते हैं कि सर मैंने क्वेश्चनर बना लिया है, एक बार आप देख लीजिए। तो आपके सुपरवाइजर आपका क्वेश्चनर प्रोफेशनल एग्जामिन करते हैं, वो आपको कुछ चेंजेस बताते हैं कि ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, निकाल दीजिए, या फिर ओके है, नहीं है, ये सब आपको बताते हैं, या फिर कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस बताते हैं। तो सुपरवाइजर जब करते हैं हमारे क्वेश्चनर का एग्जामिन, उसी को हम लोग फेस वैलिडिटी कहते हैं, क्योंकि सुपरवाइजर हमको ये नहीं बताता है कि 80% तक अच्छा है या 90% तक, या फिर इंडिविजुअल आइटम का रेटिंग वगैरह नहीं देते हैं हमारे सुपरवाइजर। सुपरवाइजर सिर्फ ओपिनियन देते हैं कि अच्छा है, बुरा है, या फिर क्या चेंजेस करने हैं। तो वो जो हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली वो भी वैलिडिटी टेस्टिंग का ही एक पार्ट है जिसको फेस वैलिडिटी कहा जाता है। उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये थोड़े से ऊपर के लेवल की वैलिडिटी है। इसमें 2 प्रकार आते हैं, ईएफए और सीएफए। मैं ये दोनों समझा देता हूँ आपको। कंटेंट वैलिडिटी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि आपके सुपरवाइजर जब करते हैं आपका क्वेश्चन है ओके, तो उसी को हम लोग कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। कंटेंट वैलिडिटी सिर्फ इंश्योर करता है कि आपके क्वेश्चनर के कंटेंट सही है क्या, यानी क्या आपका क्वेश्चनर वही मेजर कर रहा है क्या जो आपने मेजर करना चाहिए था, और आपने सिनॉप्सिस में जो लिखा हुआ है वो पूरे के पूरे आपके वेरिएबल्स क्वेश्चनर में एड्रेस हो रहे हैं क्या, वो देखने की जो प्रोसेस है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्चुअली योर कंटेंट वैलिडिटी। एक रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे टाइटल है फिजिबिलिटी स्टडी ऑन द यूसेज ऑफ डिजिटल मेन्यू कार्ड्स इन रेस्टोरेंट। एचएमसीटी का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये है कि टू आइडेंटिफाई परसेंटेज ऑफ रेस्टोरेंट्स यूजिंग डिजिटल मेन्यू कार्ड। आपको परसेंटेज निकालना है कि नागपुर में अगर 100 रेस्टोरेंट्स है तो 100 में से कितने रेस्टोरेंट्स डिजिटल कार्ड यूज कर रहे हैं, तो ये परसेंटेज निकालना है। पर इसको लेके क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ब्लंट होना चाहिए था, बिल्कुल प्लेन। आर यू यूजिंग डिजिटल मेन्यू कार्ड्स एट योर रेस्टोरेंट, यस और नो। तो आपको परसेंटेज मिल जाते हैं कि कितने लोग मेन्यू कार्ड, डिजिटल मेन्यू कार्ड यूज कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, उसको आप परसेंटेज में ब्रेक कर कन्वर्ट कर देंगे। पर देखिए Sir, दिमाग please कहाँ पे share the screen, लगाया sir. हुआ है। Sir, please share the screen. I have already shared it. I have already shared it. Again I'm sharing it. It is already shared. If there is any problem, I'm sharing it again. I hope you can see it now. No, the screen is already visible, sir. The screen is already visible. दिसतंय सर स्क्रीन. अच्छा ठीक आहे, पण मॅडमच्या रिक्वेस्ट मी पुन्हा रिशेअरिंग केलं आहे. वेल, सो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरीली कर दिया है। एज यू कैन सी इससे परसेंटेज नहीं निकलेगा, इसमें तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी ना, नेवर, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। एंड व्हाट यू आर सपोज टू स्टडी द प्रोपोर्शन, द परसेंटेज। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड क्वेश्चंस। फेस वैलिडिटी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, सुपरवाइजर के थ्रू हम लोग चेक करते हैं।
और वैलिडिटी ये सेंस में भी होती है कि आपके क्वेश्चनर की रीडेबिलिटी है, आपका लेआउट स्टाइलिंग है, या फिर क्लैरिटी ऑफ वर्डिंग है, या फिर फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, द टर्म्स एंड ऑल। इस पूरे सेंस में भी हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद आता है क्राइटेरिया, वो तो जो हम यूज नहीं करते सोशल साइंसेस में। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ इसको। कंस्ट्रक्ट का मतलब भी आपको मालूम है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में दो वैलिडिटी आती है। ये तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हायर लेवल का स्टैटिस्टिक्स है। मैं जस्ट अवेयर करा देता हूँ आपको। और ये स्मार्ट पीएलएस नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे ये करते हैं। अपने एमोस के बारे में भी सुना होगा, ये भी सॉफ्टवेयर है, इससे ये सब चीजें की जाती हैं। ये थोड़ा सा हायर लेवल का है, और मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस आपको समझा देता हूँ। कंस्ट्रक्ट का मतलब भी आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्ट को हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं। ओके, इसमें दो प्रकार है, एक है कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी और दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। मैं ये दोनों का मतलब समझा देता हूँ आपको। और इसके जो स्मार्ट पीएलएस के आउटपुट है मेरे पास अभी, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। स्मार्ट पीएलएस के आउटपुट से कॉन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट में दोनों दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली फैक्टर एनालिसिस किया जाता है इसमें, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना, ईएफए, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, और आपका सीएफए होता है, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। ईएफए जो है ना, ये ईएफए एसपीएसएस सॉफ्टवेयर से करते हैं, और सीएफए जो है वो स्मार्ट पीएलएस या फिर आपका एमोस जो है, इससे किया जाता है। ये बेसिकली है क्या? तो ऑब्वियसली हमने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो सही है कि नहीं है, वो जानने की स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है ये, कि हमारा क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकली ओके प्रूव हुआ है क्या। यानी जो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन हम लोगों को अभी दिखे थे ना बुकलेट के फॉर्म में, वो सब ये प्रोसेस करके वो स्टैंडर्डाइज करते हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। अभी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जैसे मैं बता रहा था, दो प्रकार की होती है, ईएफए और सीएफए। ईएफए एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, जो हम एसपीएसएस से करते हैं। ईएफए का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है। ईएफए में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन बनाते वक्त एक क्लू दिया था कि आपके कंस्ट्रक्ट्स कितने हैं वो आइडेंटिफाई कर लीजिए। ओके, अभी कंस्ट्रक्ट यानी क्या है आपको मालूम है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्ट्स आइडेंटिफाई करने होंगे, 1 2 3 4 5। आपने सपोज C1 कंस्ट्रक्ट आइडेंटिफाई किया। C1 में और ये खास करके एक चीज याद रखना, ये लिकर्ट स्केल का जो डेटा होता है उसके लिए ये करते हैं। लिकर्ट स्केल के डेटा के लिए वो स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, उसके लिए दोनों करते हैं। अभी मैं सीएफए की बात कर रहा हूँ। हमने नंबर ऑफ कंस्ट्रक्ट्स की लिस्ट बना ली पहले, और हमने इफ सपोज एक कंस्ट्रक्ट ले लिया, और जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि कंस्ट्रक्ट 1 में कितने आइटम्स आएंगे जो आपको लिटरेचर रिव्यू से पता चलेगा। इफ सपोज ये है हमारा C1 कंज्यूमर एटीट्यूड, इसको मेजर करने के लिए आपने लिटरेचर रिव्यू का सोर्स लिया और चेक किया कि कंज्यूमर एटीट्यूड मेजर करने के लिए ओके आपके पास इफ सपोज 20 स्टेटमेंट्स मिले आपको लिटरेचर रिव्यू के थ्रू। ओके, ईएफए क्या करता है, ये 20 में से ये कंस्ट्रक्ट के फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके देता है कि ये जो 20 है, इसके ऐसे कौन से 3 या 4 स्टेटमेंट्स है जिसको एक ग्रुप बना सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे फैक्टर 1। ईएफए हमको बताएगा कि ये 20 के कितने फैक्टर्स बनते हैं, F1, F2, F3। ईएफए के थ्रू हमको पता चलता है कि जब हमारे पास इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है उसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए, और हर फैक्टर में कितने और कौन से आइटम्स आते हैं। ये जानने की जो प्रोसेस है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ईएफए, और ये एसपीएसएस से होता है। मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं एसपीएसएस से करके दिखा दिया होता आपको। और ये क्या सिलेबस का भी इतना डिटेल में नहीं दिया है ना हम लोगों को, तो सिर्फ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी टेस्टिंग इतना ही लिखा हुआ है। ये ईएफए हो गया, और बाद में आता है आपका सीएफए, और ये हम लोग स्मार्ट पीएलएस से जनरली करते हैं। अभी
इसमें CFA में फिर से दो प्रकार है। CFA में है कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। वेल, CFA में हम लोग दो प्रकार की वैलिडिटी करते हैं, कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी टेस्टिंग और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी टेस्टिंग। मैं दोनों एक एक करके समझा रहा हूं आपको। डायग्राम हो गया अगर मेरे पास तो चेक कर दो। कॉन्वर्जेंट यस, दिस वन, इसी से समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, ये आपका कंस्ट्रक्ट है और आपने ये 7 आइटम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ओके, कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इंडिविजुअल आइटम्स है ये आपस में कोरिलेटेड है क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। हेडिंग में यानी क्या, ये जो 7 आइटम्स है इसमें आपस में इनका जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, वो चेक करते हैं कि ये सब 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4, 1 with 5, 1 with 6, 1 with 7, 2 with 3, 2 with 4, इन सबके का एक कोरिलेशन बनता है और इसका फिर हम लोग AVE निकालते हैं, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, जिससे ये पता चलता है, वो जान दो, स्टैटिस्टिक्स छोड़ देते हैं, लॉजिक समझने की कोशिश करिए कि आपने एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट में जितने भी आइटम्स लिए हैं वो सब मिलके क्या यही चीज डिफाइन कर रहे हैं, यही चीज मेजर कर रहे हैं। ये जानने की जो प्रोसेस है, जो स्टैटिस्टिकली हम लोग करते हैं, इसको हम लोग कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं। और दूसरा है आपका डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है, आपके पास दो कंस्ट्रक्ट्स है, सपोज C1 C2, और C1 में आपने 5 वेरिएबल्स लिए सपोज, यानी स्टेटमेंट्स। C1 जो है वो 5 स्टेटमेंट से बना है और C2 जो है वो 3 स्टेटमेंट से बना है, V1, V2 और V3। ओके, अभी कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी में क्या होता है, हम लोग ये चेक करते हैं कि ये 5 आपस में कोरिलेटेड है क्या, और ये पांचों मिलके इसी चीज को मेजर कर रहे हैं क्या। में ये हो गया आपका कॉन्वर्जेंट। यहां पे क्या होगा, ये तीन मिलके C2 को ही मेजर कर रहे हैं क्या, यानी ये तीनों आपस में कोरिलेटेड है क्या, ये चेक करते हैं। ये हो गया कॉन्वर्जेंट। और डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है, ये C1 और C2 इसका आपस में कोई कोरिलेशन है क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। गॉट इट? So convergent and discriminant, both I have explained you in logical sense और in conceptual sense. अभी थोड़ा सा इसमें स्टैटिस्टिकल, एक जिनको इंटरेस्ट होगा उनके लिए 1-2 लाइन बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा है, पर कुछ लोग हैं जो शायद यही सब सुनने के लिए बैठे हैं, तो उनके लिए बस 2 लाइन्स ऐड कर रहा हूँ। और मैं भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली करके आपका कॉन्फिडेंस शेक कर दो, पर फिर भी जितना समझ में आता है उतना बेटर। तो कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी मेजर करते वक्त हम लोगों को आउटपुट लगता है ये लोडिंग का आउटपुट, कंपोजिट रिलायबिलिटी जिसको क्रॉसबैक अल्फा कहते हैं, ये मैं अभी कंप्यूट भी करके दिखा रहा हूँ। और तीसरा है एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। और स्मार्ट PLS सॉफ्टवेयर से मैंने किया हुआ है, एज यू कैन सी, ये स्मार्ट PLS का आउटपुट है। इसमें ये कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट 1, कंस्ट्रक्ट 2, कंस्ट्रक्ट 3, 4, 5, 6। एज यू कैन सी, इसकी कंपोजिट रिलायबिलिटी, इसका रिपोर्टिंग क्रॉसबैक अल्फा और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड।
और इनके थ्रेशोल्ड के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं और इससे फिर क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्डाइज हो जाता है। आप देख पा रहे हो यहाँ से तो ये पता चल रहा है, जैसे कंपोजिट रिलायबिलिटी, ये फिगर्स दिख रहे हैं आपको, ये सब 0.7 के ऊपर होने चाहिए और यहाँ पे सब के सब 0.7 के ऊपर है। यानी क्या, ये पूरे के पूरे कंस्ट्रक्ट जो मैंने क्वेश्चनर में, मेरे क्लाइंट का एक्चुअली मैं कंसल्टेंसी का ही है, ये पूरे के पूरे कंस्ट्रक्ट जो मैंने क्वेश्चनर में रिकमेंड किए थे वो पूरे के पूरे स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं, क्योंकि ये 0.7 से ऊपर है, 0.7 से बहुत बेहतरीन ऊपर है एज यू कैन से। तो ये पूरा का पूरा स्केल जो है स्टैंडर्डाइज हो चुका है और ये जो है एवरेज बनाए से एक्सट्रैक्टेड, ये 0.5 से ऊपर होना चाहिए और एज यू कैन सी मेरे क्लाइंट का ये पूरा का पूरा 0.5 के ऊपर जा रहा है। यानी ये जो क्वेश्चन हमने इतने कंस्ट्रक्ट को लेके बनाया था ये रिलायबल और वैलिड है, ये माना जाता है। डिस्क्रिप्टिव मैंने ऑलरेडी बात कर ली है। अभी लास्ट सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, वो है रिलायबिलिटी के मेजर्स। ठीक है, वैलिडिटी में हमने क्या इंश्योर किया है कि हम लोगों को जो वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्ट्स मेजर करने थे हमारे क्वेश्चनर ने वो मेजर करके दिए हैं। ये जानने की जो प्रोसेस है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वैलिडिटी टेस्टिंग। दूसरा एक इशू है जिसको कहते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का एक लेमैन पर्सपेक्टिव में मतलब होता है कंसिस्टेंसी इन मेजरिंग द सेम थिंग कंसिस्टेंटली। यानी में एक ही खांडेकर सर थोड़ा म्यूट करेंगे क्या, डिस्टर्बेंस हो रहा है। युमेंद्र सर थोड़ा म्यूट करेंगे। वेल, रिलायबिलिटी की बात कर रहे थे हम लोग। रिलायबिलिटी का मतलब है रिपीटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। आपके सिलेबस में लिखा है ना, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्टिंग। तो ये तीन चीजें अलग नहीं है, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी एक ही चीज होती है। कि जैसे इफ सपोज सिंपल सा एग्जांपल जिससे आपको पता चल जाएगा, आपको वेट करना है, गेटिंग मी, आपने वेइंग मशीन ली और उसके ऊपर आपका वेट लिया, आपने दूसरे दिन फिर से सेम वेइंग मशीन यूज की और आपने वेट किया, दूसरे दिन बोलो यार आधे घंटे बाद और फिर से आधे घंटे बाद, तो आधे घंटे में वैसे वेट में तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर हर बार अगर ये वेइंग मशीन कुछ अलग ही मेजरमेंट्स दे रही है कॉन्ट्रास्टिंग, तो ये मशीन जो है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज रिलायबल। गेटिंग मी? रिलायबल का मतलब है कि ओवर एंड ओवर अगेन your instrument should produce the similar results. Your instrument should produce the similar results after repetitive administration. That is what is called as reliability testing. और आप देखेंगे साइंस इंजीनियरिंग में जो लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इवन केमिस्ट्री में भी मैंने देखा, क्योंकि खुद मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन तक तो मेरा साइंस ही था, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी मैथमेटिक्स ही था मेरा। तो वहां पे जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग लैब में करते थे तो उसमें आपने ट्रिपलेट पे काम करते हैं जनरली। ट्रिपलेट पे क्यों, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट आप 3 बार क्यों रिपीट करते हो? टू एंश्योर रिलायबिलिटी। यानी में कि तीनों बार अगर कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, रीडिंग्स कुछ हर बार तीनों अटेम्प्ट में अलग आ रही है, तो ऑब्वियसली आपके इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर के साथ कुछ आ रहा है और इसका मीन हम लोग निकालते फिर। गेटिंग मी? सो अगर यहाँ पे रिपीटेटिव मेजरमेंट के बाद अगर सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं, सिमिलर या फिर क्लोज रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो देन योर इंस्ट्रूमेंट इज कंसिडर्ड एज रिलायबल। देखिए, ट्रेन के सेंस में एक ट्रेन कंसिस्टेंट है या रिलायबल है कब बोलते हैं? जैसे दुरांतो इज रिलायबल। व्हाई इट इज सो? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 10 सालों से दुरांतो नागपुर से 8:50 को छूट रही है और मुंबई को सवेरे 6:50 को पहुंच जाती है। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये बार बार कितनी बार प्रूव हो चुका है कि राइट टाइम पे छुट के राइट टाइम पे पहुंचती है। So that train, that is why it is considered as reliable, because it has delivered the same results over the period of time, that too consistently. हम लोग जो रिलायबिलिटी है वो हमारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की मेजर करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट यानी हमारा क्वेश्चनर हो या इंटरव्यू का शेड्यूल हो, और इसके लिए सिनोनिमस वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं। रिलायबिलिटी इज एक्चुअली इंडिकेटिंग रिपीटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। मेथड्स देख लेते हैं क्विकली रिलायबिलिटी टेस्टिंग के।
रिलायबिलिटी टेस्टिंग ये पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस का ही पार्ट है, और यहाँ पे पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का लॉजिक लेके या बेस लेके ही रिलायबिलिटी का टेस्टिंग होता है। इसमें 3 मेथड्स है। पहली मेथड है रिपीटेबिलिटी, जो हम लोग बात कर रहे थे। दूसरा इंटरनल कंसिस्टेंसी, ईएफए सीएफए मेथड। और तीसरा है इक्विवेलेंस, जो हम लोग परफॉर्म नहीं करते हैं। इंटररेटर हम लोग नहीं करते हैं, वो जो एजेंसीज होती है जो स्किल स्टैंडर्डाइज करती है वो ये सब करते हैं, और इंडिविजुअल हम लोग नहीं करते हैं। तो जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेथड्स है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली रिलायबिलिटी टेस्टिंग में 2 चीजें आती हैं, एक है रिपीटेबिलिटी और दूसरा है इंटरनल कंसिस्टेंसी। ये मेथड्स है आपकी रिलायबिलिटी टेस्टिंग की। पहला है रिपीटेबिलिटी, जिसको टेस्ट रिटेस्ट मेथड कहते हैं। उसके बाद है आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, जिसमें आपका स्प्लिट हाफ, ऑल्टरनेट फॉर्म और क्रॉसबैक अल्फा, ये 3 मेथड्स आती है। एक एक करके मैं समझा देता हूँ। यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये 4 मेथड्स मैं एक 3-3 4-4 मिनट कंज्यूम करूंगा, और इसको लेके अगर मेरे पास टाइम है क्या, एक बार चेक कर। हाँ, 15 मिनट तो है। ये हम लोग एक्चुअली यूज नहीं करते, इसलिए मैं समझा तो दे रहा हूँ आपको, यूज नहीं करते, पर रियल लाइफ में मैंने किसी को देखा नहीं, पर समझा दे रहा हूँ। पर ये कंपल्सरीली यूज करते हैं। क्रॉसबैक अल्फा कंपल्सरी है रिपोर्टिंग, इसलिए 15 में से मुझे लगता है 10 मिनट मैंने इसकी बात करनी चाहिए, और 5 मिनट में मैं आपको ये तीनों मेथड समझा देता हूँ। और इसका मैं एक SPSS सॉफ्टवेयर से ये क्रॉसबैक अल्फा कैसे कंप्यूट करते हैं वो भी करके दिखाऊंगा, और उससे पहले क्रॉसबैक अल्फा क्या है वो समझा देता हूँ। पहले क्विकली ये मेथड्स में एक एक 2-2 मिनट में समझा देता हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी की, और यहाँ पे रिपीटेबिलिटी की बात हो रही है। देखिए, आपने आपका क्वेश्चनर बनाया, ये मेजर यानी आपका सर्वे फॉर्म, आपने क्वेश्चनर बनाया, और आपने एक पायलट टेस्टिंग के दौरान 30 लोगों को ये जो क्वेश्चन आपने बनाया हुआ है वो एडमिनिस्टर कर लिया और पायलट टेस्ट कर लिया। और ये आपने यहां से इफ सपोज 3 महीने पहले, इफ सपोज नवंबर में आपने ये क्वेश्चन बना के 30 लोगों को एडमिनिस्टर कर लिया। अभी आप 3 महीने बाद यही क्वेश्चनियर उन्हीं 30 लोगों पे फिर से एडमिनिस्टर कर रहे हो फरवरी में, सपोज फर्स्ट वीक। ओके, लोग वही है, क्वेश्चनियर वही है। अभी आपके पास जो डेटा आएगा इन्हीं 30 लोगों का पर पेयर डेटा आएगा। एक होगा ट्रायल 1 और दूसरा आएगा ट्रायल 2। आपने ये किया था नवंबर में, और ये आप कर रहे हैं सपोज फेब में। ओके, और यहाँ पे है आपके रेस्पोंडेंट्स, रेस्पोंडेंट 1 2 3 4 5, दिस पे 30। और किसी एक वेरिएबल को लेके आपके पास जो डेटा आएगा अभी वो पेयर्ड आएगा। यहाँ पे एक एक्स सीरीज आएगी एक वेरिएबल को लेके, और ये वाई सीरीज आएगी। यहाँ पे आपके पास पेयर डेटा आया है, ये पेयर डेटा का आप कार्ल पियर्सन का आर निकाल लेंगे, और ये आर अगर 0.7 से ऊपर है या फिर 0.7 है, तो फिर आपका क्वेश्चनर जो है वो रिलायबल माना जाएगा बाय टेस्ट रिटेस्ट मेथड। हमने टेस्ट किया और उसी क्वेश्चनर को उसी सैंपल पे रीटेस्ट किया, और ये जो डेटा आ रहा है इसमें कोरिलेशन है क्या, यानी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही रिपीटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जनरेट हो रही है क्या, वो हमने कंफर्म किया। इस टेस्ट को हम लोग टेस्ट रिटेस्ट मेथड कहते हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड पे, वो है इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड। और जो मैंने आपको बताया था ना, वो V1 V2 V3 V4 V5 ये आपस में कनेक्टेड है क्या, उसको इंटरनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। इसमें 3 मेथड्स हैं, स्प्लिट हाफ, ऑल्टरनेट फॉर्म और क्रॉसबैक अल्फा। पहले बात करते हैं स्प्लिट हाफ की। और स्प्लिट हाफ जो है, ये तीनों मेथड जो है एक्चुअली ये आपके लिकर्ट स्केल के लिए यूज होती है। स्ट्रांगली डिसएग्री ये मेथड्स के लिए जनरली यूज होता है। स्प्लिट हाफ आपके डाइकोटोमस में भी यूज होता है, पर ये मेजॉरिटी जो है रिलायबिलिटी टेस्टिंग लिकर्ट स्केल डेटा की करते हैं। और ये खास करके क्रॉसबैक अल्फा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिकर्ट स्केल डेटा का ही होता है। ये पहले 2 मेथड्स में आपको समझा देता हूँ। उसमें पहला है आपका पैरेलल फॉर्म मेथड। आपने एक ही क्वेश्चनियर के 2 सेपरेट क्या बोलते हैं
ऑल्टरनेट बना लिए। यानी क्या, आपने क्वेश्चन वही रखे हैं पर उसको थोड़ा सा लैंग्वेज या फिर ड्राफ्ट चेंज किया हुआ है। यानी क्या, एक ही स्टडी को लेके आपने 2 फॉर्म्स बनाए हैं और आपने एक ही समय पे, आज आप रिस्पोंडेंट के पास गए, 30 रिस्पोंडेंट के पास, इफ सपोज आज है 24 जनवरी, और दोनों फॉर्म आपने एक ही टाइम पे एक ही रिस्पोंडेंट को एक साथ दे दिए और आप चेक कर रहे हैं कि ये डेटा 30 लोगों का और ये डेटा 1 2 3, ओके, ये अप टू 30 आपके रिस्पोंडेंट्स, और ये है आपका फॉर्म ए का डेटा और ये है फॉर्म बी का डेटा, और इसके बीच में आपस में आप कैलकुलेशन का आर निकाल रहे हैं, और ये अगर 0.7 से ऊपर आता है, 0.7 से, तो फिर आपका क्वेश्चनियर जो है वो रिलायबल माना जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्टरनेट फॉर्म या फिर पैरेलल फॉर्म मेथड। तीसरा मेथड है इसमें स्प्लिट हाफ, वो समझा देता हूँ। स्प्लिट हाफ में क्या होता है, यहाँ पे होगा शायद एक आधी इमेज मेरे पास, इसी से बता देता हूँ आपको। देखिए, आपके 12 स्टूडेंट्स का सैंपल है सपोज, और आपके पास क्वेश्चंस है इफ सपोज 24, ओके, सो बेटर है आपने लिकर्ट स्केल यूज की है, और लिकर्ट स्केल में आइटम 1 2 3 4 5 ऐसे आपके पास इफ सपोज 20 आइटम्स है, ओके, और आप ये इफ सपोज 30 लोगों पे एडमिनिस्टर कर रहे हो। तो स्प्लिट हाफ में क्या करेंगे आप, ये जो पहले 10 आइटम्स है इसके स्कोरिंग एक तरफ, यानी एक्स सीरीज में पहले 10 आइटम के स्कोर, रेस्पोंडेंट नंबर 1 2 3 4 5 अप टू 30, ओके, रेस्पोंडेंट नंबर 1 का एक्स यानी क्या, तो पहले 10 आइटम के स्कोर्स, और वाई यानी क्या, 11 टू 20 आइटम के स्कोर्स, और इसके बीच में आपस में कोरिलेशन है क्या, ये हम लोग चेक करते हैं। और ये अगर फिर से 0.7 से ऊपर है तो आपका क्वेश्चनर वैलिड है, अदरवाइज नहीं। तो स्प्लिट हाफ भी इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स नहीं करते, हम लोग जो करते हैं वो होता है क्रॉस-बैक अल्फा। यहाँ पे मैंने कुछ करके रखा है, और फॉर द टाइम भी मैं इसका बता देता हूँ आपको। क्रॉस-बैक अल्फा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस-बैक अल्फा में क्या होता है, इस स्प्लिट हाफ में हमने क्या किया था अभी, स्प्लिट हाफ में हमारे पास 20 आइटम्स है लिकर्ट स्केल के, और इसको हमने 2 हाफ में डिवाइड किया था, 1 to 10 और फिर 11 to 20, और इसका फिर पेयर डेटा लेके आर निकाला। अभी 1 to 20 आइटम्स जो है इसको डिवाइड करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे आप 1 3 5 7 ये जो ऑड वाले आइटम्स है इसको एक तरफ, और इवन वाले आइटम जो है वो एक तरफ, यानी 2 4 6 8 इस तरफ जाएगा, और इसका फिर पेयर डेटा का आप आर निकाल लेंगे, ये आ जाएगा R2। इस तरीके से मालूम नहीं कितने आर हमारे पास जनरेट हो जाएंगे जब हम लोग स्प्लिट हाफ में काम करेंगे, R1 R2 R3, और इन सब का जो एवरेज होता है इसी को हम लोग क्रॉस-बैक अल्फा कहते हैं। सो क्रॉस-बैक अल्फा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी मेजर, क्योंकि वो पूरे के पूरे आपके जितने भी 20 आइटम्स है वो उसका आपस में कितना कोरिलेशन है वो बताने का एक मेजर है। सो क्रॉस-बैक अल्फा इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल स्प्लिट हाफ्स, यू कैन से। अभी बात करते हैं कि ये क्रॉस-बैक अल्फा का फिर से वो थ्रेशोल्ड जो है वो 0.7 ही है। क्रॉस-बैक अल्फा आपका 0.7 से ऊपर होना चाहिए। हाँ, कुछ स्टडीज में सोशल साइंसेस में 0.6 तक का चल जाता है, but ideally it should be greater than 0.7 and it should be less than 0.9 as well. So ideally your alpha should range between 0.7 to 0.9. अभी बात करते हैं कि ये निकालते कैसे हैं, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग कंपलसरी है। कम से कम क्रॉस-बैक अल्फा तो रिपोर्ट करना ही चाहिए, उसके सिवा पेपर आपका ठीक से पब्लिश नहीं होगा। अच्छी जगह अगर जाना चाहते हो तो क्रॉस-बैक अल्फा इज कंपलसरी। और आज की डेट में क्रॉस-बैक अल्फा और मैकडोनल्ड्स ओमेगा ये 2 रिलायबिलिटी के मेजर्स जो है ये माने जाते हैं। इसके बारे में मुझे भी ठीक से अभी मालूम नहीं है, मैंने सॉफ्टवेयर में ये करके नहीं देखा है,
पर क्रॉसबैक अल्फा तो मैं तो करता ही हूँ, मेरे पेपर्स हो या फिर मेरे क्लाइंट्स के हो, कंपल्सरीली ये तो हम लोग को रिकमेंड करते हैं और करना ही होता, अदरवाइज तो पेपर वापस आ जाते हैं। तो ये क्रॉसबैक अल्फा एसपीएसएस सॉफ्टवेयर से निकालते हैं। वो कैसे, ये एक्सेल से भी निकल जाता है पर थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है एक्सेल का। मुझे दोनों तरीके आते हैं पर मैं एसपीएसएस से बता देता हूँ, थोड़ा सा आसानी से निकल जाता है। तो मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको एसपीएसएस का। मैं मेरी एसपीएसएस की स्क्रीन लोड कर रहा हूँ। थोड़ा सॉफ्टवेयर हेवी होने की वजह से शायद बूटिंग टाइम लगेगा मुझे 1 आध मिनट, सो प्लीज हैव पेशेंस। मैं मेरा एसपीएसएस सॉफ्टवेयर लोड कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ मैडम पूछिए। ये जैसा हम ये क्रॉनपैक अल्फा यूज करते हैं तो इज इट सेंसिटिव टू द सैंपल साइज? अगर सैंपल साइज बदलता है तो हाँ हाँ हाँ, कम से कम 300 का होना चाहिए सैंपल साइज। मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, थैंक यू। अच्छा, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एसपीएसएस की, मैं करके दिखा देता हूँ आपको डेमोन्स्ट्रेशन। बड़ा आसान है, थोड़ा सा कंफर्म करिए मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको एसपीएसएस की? यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके, ये देखिए लिकर्ट स्केल यूज की गई है और इसमें 1 to 9 की स्केल, 1 to 10 की स्केल है ये। तो ये रेस्पॉन्सेस है, आप जैसे ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे देख रहे हैं ना 1 2 3 4, ये मेरे रेस्पोंडेंट्स है। और ये सैंपल साइज आप देख रहे हो 120 का सैंपल साइज है। और ये जो है ये मेरे आइटम्स है, एक कंस्ट्रक्ट के आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स मैंने यूज किए हैं एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के लिए, और इनको 1 to 10 की स्केल में रेटिंग्स लिए हुए हैं। तो रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने ये आइटम के लिए 2 का स्कोर दिया है, रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने ये सेकंड जो आइटम है उसके लिए 8 का रेटिंग दिया है। इस तरीके से मैंने डेटा शीट बना ली एक्सेल में, और वो एक्सेल शीट को मैंने एसपीएसएस में इंपोर्ट किया हुआ है। तो आपको शायद एसपीएसएस पढ़ाया जाएगा बाकी के इसके मेरे बाद के सेशंस में, पर फॉर द टाइम बिंग मैं डेटा फीडिंग नहीं बता रहा हूँ, और क्योंकि हार्डली 2 मिनट तो रह गए सेशन खत्म होने को। तो ये डेटा मैंने फीड कर लिया है, यहाँ से मैं अभी क्रॉसबैक अल्फा निकाल रहा हूँ। उसके लिए प्रोसीजर थोड़ा ध्यान देंगे आप। यहाँ पे एनालाइज का जो टैब दिख रहा है, इसमें स्केल में रिलायबिलिटी एनालिसिस, यहाँ तक शायद ओके है आपका। इस पे मैंने क्लिक कर लिया, तो मेरे जितने भी 9 आइटम्स है वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लिस्ट आ गई इसकी। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया एनालिसिस पर्पस के लिए। यहाँ से मैं जा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में, और स्टैटिस्टिक्स में ये वाला जो टैब है ये आपको क्लिक करना है, स्केल इफ आइटम डिलीटेड, एंड देन प्रेस कंटिन्यू एंड देन प्रेस ओके। Okay, as you can see, this is my readily available output, और ये है हमारा रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। क्रॉसबैक अल्फा आप देख सकते हो यह है 0.629, और मेरी स्केल में आइटम कितने थे तो 9 आइटम्स। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कुछ केसेस में 0.6 तक चल जाता है, पर आइडियली ये 0.7 से ऊपर होना चाहिए। अभी इसमें से मुझे कैसे पता चलेगा कि 9 में से ऐसा कौन से आइटम्स है जिसकी वजह से ये 0.7 से नीचे आ रहा है? तो हमने जो एक टैब क्लिक किया था इफ आइटम्स डिलीटेड वाला, वो यहाँ पे है। आप देख पा रहे हो ये वाला कॉलम देखिए आखिरी का, इस पे सबसे बड़ी फिगर जो आपको दिखेगी इंसिडेंटली ये 0.685, ये हमारा जो क्रॉसबैक अल्फा आया हुआ है इससे भी ऊपर है 0.685। इसका मतलब ये है कि मैं अगर ये वाला आइटम, पहला वाला आइटम जो है, इसको मैं इलिमिनेट कर देता हूँ स्केल में से, तो मेरा क्रॉसबैक अल्फा 629 से इंप्रूव होके 685 जो 0.7 के पास जा रहा है। इसलिए मैं मेरे स्केल से ये पहला आइटम डिलीट कर दूंगा और 9 की जगह सिर्फ 8 आइटम्स रख के मैं एनालिसिस करूंगा।
तो इस तरीके से हम लोग क्रॉन्सबैक अल्फा का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे मेरे इनपुट्स खत्म हो जाते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो जरूर पूछिए। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Sir, in the beginning you said that reliability is quantitatively measured mainly, and validity is qualitatively measured. हाँ So, but sir, now when we were studying validity, so all these things are done, sir, quantitatively only. Validity also in percentage or in numbers. So, नहीं, खास करके जो कंटेंट वैलिडिटी है ना, इट सिंपली इंडिकेट्स द डिग्री कि वो क्वेश्चंस रिलेवेंट है या नहीं है। इन दैट पर्टिकुलर सेंस आई एम सेइंग इट एज क्वालिटेटिव। okay, पर sir. क्रॉन्सबैक अल्फा जो आ रहा है ना, ये 0.7 ऐसा फिगर आ रहा है, स्प्लिट हाफ हाँ। 0.7 आ रहा है। तो दैट Yes, इज sir. इन दैट पर्टिकुलर सेंस आई मेंशनड इट कि वी मेजर इट इन न्यूमेरिकल सेंस। Okay, sir. Okay. So we have to consider when it is content based, then only it will be qualitative. Only when it is content based. हाँ, obviously means you are seeking opinion simply ना, you are Okay. seeking opinion of experts. Okay. Okay. Thank you, कि sir. how do they feel कि to what extent your questionnaire is okay, you are seeking opinion from experts. Okay. Thank you, sir. प्रीती मॅडम, अजून काही फर्दर क्वेश्चन्स तर दिसत नाही आहे चॅट बॉक्स मध्ये, काहीच नाही आहे. सो शॅल आय वाइंड अप माय सेशन? येस सर प्लीज. सर उद्या आपलं सकाळी राहील 10:30 ते 1:30. राइट मैडम. For today's session, somewhat exhaustive but wonderful session, sir. Thank you so much. हाँ, पोस्ट लंच में थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है ये चीजें ग्रास्प करना, बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट. नाही सर, सोपं करून सांगितलं तुम्ही. थँक्यू. ओके मॅम. At 10:30. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am.